राधे राधे एवरीवन। श्री सीताराम। वेलकम टू प्रियजू क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि स्पोकन इंग्लिश को स्टार्ट करने से पहले ऐसे कौन से बेसिक और छोटे छोटे से टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए, ताकि आगे चल के जब हम स्पोकन इंग्लिश को समझें तो हमें इतनी दिक्कत ना आए। जैसे कि एक सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है। अगर हमें यही नहीं पता है तो हम कैसे जानेंगे कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो आज इस क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज अ सेंटेंस, ये है हमारा क्वेश्चन। इसका आंसर अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में लिखें कि एक सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य, तो अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी सिंपल सी परिभाषा लिखते हैं, तो हम लिखेंगे कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स sentence is a group of words that makes a complete सेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है। तो वाक्य जो होता है वो शब्दों का ऐसा छोटा सा छोटे छोटे शब्दों का ऐसा ग्रुप होता है जिसका कोई कंप्लीट मतलब निकले। यानी कि अगर दो या दो से ज़्यादा शब्द मिल रहे हैं तो उनका जो अर्थ है वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, अपूर्ण नहीं होना चाहिए, कि वो जब वाक्य बनाएंगे हम तो उससे एक परफेक्ट मीनिंग यानी कि उससे एक परफेक्ट अर्थ निकल के आना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई छोटे से छोटा सेंटेंस ले लेते हैं, राहुल प्लेज फुटबॉल, ये है हमारा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अगर हम अब हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ अगर हम देखें तो इसका ये मतलब हुआ कि राहुल फुटबॉल खेलता है। राहुल और फुटबॉल का मतलब तो हमें पता ही है। प्ले का मतलब होता है खेलना और प्लेस का मतलब है खेलता है। इसके बारे में हम आगे चल के टेंस वाले क्लास में समझेंगे कि यहाँ पे एस लगा तो ये कैसे खेलता है बन गया। तो फिलहाल बस हम इतना जान लेते हैं कि इसका मतलब है राहुल फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ काम करने वाला कौन है, यहाँ काम करने वाला कौन है, राहुल। तो हम कहेंगे राहुल यहाँ करता है। जो हमारे सेंटेंस में जो काम को करेगा हम उसे बोलेंगे वो करता है, और कर्ता को ही हम इंग्लिश में सब्जेक्ट का नाम देते हैं। तो राहुल हो गया हमारा कर्ता और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। इसके बाद आता है प्लेस। यहाँ पे प्लेस क्या है, प्लेस है हमारा वर्ब, वर्ब है और इसे ही हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब क्या होता है, अगर इसकी भी हम छोटी से छोटी डेफिनेशन लेके चलते हैं तो वर्ब वो होता है जो कि हमें बताता है कि उस सेंटेंस में, उस वाक्य में कौन सा काम किया जा रहा है। जैसे यहाँ प्ले से हमें पता चल रहा है कि खेलने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्रिया कौन हो गई, खेलना, यहाँ हमारी क्रिया हो गई। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। ये कैसे पता चला, राहुल काम कर रहा था, राहुल खेलने का काम कर रहा था, इसलिए राहुल हमारा कर्ता हुआ, यानी कि राहुल हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद राहुल क्या कर रहा था फुटबॉल के साथ, तो राहुल खेल रहा था। तो राहुल कौन सा काम कर रहा था, तो जिस शब्द से हमें पता चला कि वहाँ कोई काम हो रहा है वो हमारी क्रिया कहलाती है। यानी कि यहाँ पर खेलने के शब्द से पता चला कि राहुल कौन सा काम कर रहा था, इसलिए ये हमारा वर्ब हुआ। इसके बाद फुटबॉल। फुटबॉल से क्या पता चलता है, फुटबॉल से ये पता चलता है कि राहुल क्या खेल रहा था। अगर कोई पूछे राहुल क्या खेल रहा था तो जवाब में मिलता है फुटबॉल, इसलिए हम इसे कहते हैं कि फुटबॉल यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है। इसे हम हिंदी में कहते हैं कर्म। तो यहाँ हमें पता चल गया कि कर्ता, क्रिया और कर्म कौन कौन होते हैं। जो हमारे सेंटेंस में काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं और सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहा जाता है। इसी तरह से जिस शब्द से हमें किसी काम के होने का या करवाने का पता चलता है उसे हम वर्ब कहते हैं, और वर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया। इसी तरह से ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है।
जैसे यहाँ अगर फुटबॉल नहीं लिखा होता तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट होता, लेकिन फुटबॉल लिखा है तो हमें पता चल रहा है कि राहुल क्या खेल रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब कैसे पता लगाएं कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? तो तीनों की डेफिनेशन हमको पता चल गई, इसे लिख लेते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट? आखिर सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है? तो सब्जेक्ट की सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम लिखते हैं, सबसे छोटी सी परिभाषा लिख के देख लेते हैं कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर मतलब, तो सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है एक्शन का डूअर। एक्शन मतलब कोई भी काम हो सकता है यहाँ, या जो भी काम होगा वहाँ पे। तो अगर जो भी चीज़ या जिस इंसान के द्वारा, जिस चीज़ के द्वारा वो काम किया जाएगा, तो उसी चीज़ को हम कहेंगे वो हमारा सब्जेक्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि एक्शन को करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। इसलिए हमने कहा कि सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्ता। इसके आगे आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। क्रिया का सिंपलेस्ट मीनिंग क्या होता है? वर्ब यानी कि क्रिया, इसका सिंपलेस्ट मीनिंग अगर हम निकालें तो ये आता है कि जिस शब्द से हमें पता लग जाए कि वहाँ कुछ काम किया या तो करवाया जा रहा है, उस शब्द को हम क्रिया बोल देते हैं कि हाँ ये चीज़ क्रिया है। जैसे यहाँ हमें पता चल गया कि खेलना क्रिया है, खेलने का काम किया जा रहा है। इंग्लिश में इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या होगी? वर्ब verb is a word that denotes or tells us about some action। इसका क्या मतलब हुआ? वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो कि डिनोट करता है या हमें बताता है कि वहाँ पर कुछ काम किया जा रहा है, उस काम के बारे में बताता है कि कौन सा काम किया जा रहा है। डिनोट्स और टेल्स अस अबाउट सम एक्शन, यानी कि कौन सा एक्शन, कौन सा काम किया जा रहा है, उसके बारे में हमें पता चल जाता है कि हाँ यही वाला काम किया जा रहा है। जैसे कि खेलना, गाना, खाना, पीना, ये सारे क्या हैं? ये सारी क्रियाएं हैं, ये सारी वर्ब्स हैं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म क्या होता है? इसकी भी अगर हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन हिंदी में देखें तो जिसके ऊपर काम को किया जाता है, जिसके ऊपर काम को किया जाता है, हम उसे कहते हैं कि ये हमारा कर्म, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसे अगर हम इंग्लिश में लिखें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? कि ऑब्जेक्ट इज अ थिंग or person or place upon which the action is done। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट या तो चीज़, कोई इंसान, किसी जगह का नाम हो सकता है जिसके ऊपर काम को किया जा रहा है। इसके अलावा हमको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में हमने देख लिया कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तीनों का क्या क्या मतलब होता है, कैसे पहचानेंगे। तो अगर एक सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें पता लगाना है कि किसी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है, तो हमें क्वेश्चन करना है। जैसे यहाँ लिखा है राहुल प्लेज फुटबॉल, तो हमें सवाल पूछना है अपने आप से कि फुटबॉल कौन खेलता है, फुटबॉल कौन खेलता है। तो हमने कौन के साथ सवाल किया तो हमें आंसर मिल जाएगा राहुल। तो अगर हमें पता लगाना है कि सब्जेक्ट कौन है तो हमें कौन के साथ सवाल करना है कि फुटबॉल कौन खेलता है, तो हमें पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट हमारा कौन है? राहुल है। इसके बाद अगर हमें पता लगाना है कि वर्ब कौन है, अगर हमें पता लगाना है कि कौन सा काम किया जा रहा है, तो उसी तरह से उस सवाल को तोड़ देंगे। खेलता है, राहुल फुटबॉल के साथ क्या करता है, तो जवाब में मिलेगा कि राहुल फुटबॉल खेलता है। राहुल फुटबॉल खेलता है, तो जवाब में आया खेलता, यानी कि खेलना यहाँ पे हमारी क्रिया हुई। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा वर्ब क्या है। हमें सिर्फ सवाल करना है, क्या करता है, क्या करती है,
ऐसा हमको सवाल करना है तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ हमारी क्रिया कौन है। इसके बाद अगर पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट कौन है यानी कि कर्म कौन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? हम पूछेंगे राहुल क्या खेलता है, राहुल क्या खेलता है, तो जवाब में हमें मिलेगा फुटबॉल। तो हमें पता लग गया कि ऑब्जेक्ट कौन है, फुटबॉल है। ये अब समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो सब्जेक्ट होता है दो टाइप का, एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंदर भी दो सब्जेक्ट्स आते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। अनकाउंटेबल और काउंटेबल ये दोनों टाइप्स हैं सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता हमें दो प्रकार का हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि काउंटेबल जिसकी गिनती की जा सकती है, जैसे कि सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि जिसकी गिनती की जा सके। तो पहले बात कर लेते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल सब्जेक्ट की, काउंटेबल सब्जेक्ट कौन होते हैं? ऐसे सब्जेक्ट जिनकी गिनती की जा सकती है, जिनकी संख्याओं को गिना जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं कि काउंटेबल सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि इसमें जो पहला है हम उसे लेके चलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंगल है, ये अकेला है। जब भी कोई कर्ता अकेला हो तो उससे हम पहचान सकते हैं कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स हैं ही, शी, इट, नेम, आई। ही मतलब वह, शी मतलब वह, इट मतलब यह, नेम मतलब किसी का भी नाम, आई मतलब मैं। वह और वह दोनों ही और शी दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन ही जो होता है वो एक लड़के के लिए यूज़ किया जाता है और शी जो होता है वो एक लड़की के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम किसी लड़की की बात करेंगे तो हमने ही नहीं बोलेंगे, हम उस लड़की के लिए शी का यूज़ करेंगे, और जब लड़के के लिए तो ही बोलेंगे। इसी तरह से इट जो होता है ज़रूरी नहीं है कि ये किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए ही यूज़ हो, कई बार ये किसी लिविंग थिंग के लिए जैसे किसी एनिमल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। नेम की जगह यानी किसी का भी नाम आ सकता है, किसी का भी नाम मतलब किसी प्लेस का, किसी जगह का, किसी इंसान का, किसी चीज़ का नाम आ सकता है। आई मतलब मैं, अब क्योंकि मैं अकेला है तो अकेला है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। इसके बाद आता है हमारे दूसरा टाइप जो कि है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? ऐसे सब्जेक्ट्स जिनकी गिनती एक से ज़्यादा होती है हम उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि यू, वी, दे। यू का मतलब होता है तुम, वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे लोग। हम कहते हैं वे वहाँ पर खड़े हैं, वे वहाँ पर खड़े हैं मतलब ग्रुप ऑफ पीपल की बात की जा रही है, मतलब लोगों के झुंड की बात की जा रही है, तो हम वे कहते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग शब्द जो होता है वो छुपा हुआ होता है। तो तुम, हम और वे लोग ये तीनों किस में आते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। वी मतलब हम, अब क्योंकि हम कहा गया है तो एक से ज़्यादा लोग होंगे, दे मतलब वे कहा गया है तो एक से ज़्यादा लोग होंगे। अब ये जो यू है, ये जो तुम है, ये क्यों आया प्लूरल सब्जेक्ट में? ये तो अकेला होना चाहिए कि क्योंकि जब तुम कहा जाता है तब तो किसी एक इंसान की बात की जाती है, लेकिन जब हम इंग्लिश में इसके साथ यूज़ होने वाले हेल्पिंग या ऑक्सिलियरी वर्ब्स की बात करते हैं तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, इसलिए हम प्लूरल सब्जेक्ट में यू को लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जान लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? ऐसे सब्जेक्ट्स जिनकी गिनती नहीं की जा सकती उन्हें हम अनकाउंटेबल सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि जितने भी बहने वाली चीज़ें होती हैं, जितनी भी लिक्विड्स होते हैं, जितने भी लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि लिक्विड्स, लिक्विड्स के अंदर आ सकता है वाटर यानी कि पानी, मिल्क, हनी और बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम अब एक बार सोचा जाए तो पानी को हम गिन नहीं सकते, दूध को हम गिन नहीं सकते, हनी को यानी शहद को हम गिन नहीं सकते। तो ये सारे क्या हो गए? अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स हो गए। इनके अलावा जितनी भी गैसेस होती हैं, जितनी भी जैसे कि हमारी हवा हो गई, तो हवा क्या है? गैस है, और गैस की गिनती हम नहीं कर सकते। गैस मतलब जैसे एयर हो गई या जितनी भी गैसेस,
तो इन सारी चीज़ों की हम गिनती नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स हैं। इनके अलावा हम सीरियल्स यानी कि ग्रेन्स, यानी कि जिन्हें हम खाते हैं, चावल हो गया, दाल हो गया, इन सारी चीज़ों को इंग्लिश में कहा जाता है सीरियल। तो जितनी भी सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स जैसे कि पल्स। इसके बाद हमको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग या ऑक्सिलियरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स या जिनका दूसरा नाम हम ऑक्सिलियरी वर्ब्स के नाम से जानते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे से वर्ब्स होते हैं जिनका यूज़ हम मेन वर्ब के साथ करते हैं ताकि हमें समय का या वॉइस का पता चले। आगे चल के हम देखेंगे आगे की क्लासेस में कि वॉइस क्या होता है। फिलहाल बस हम ये जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की क्या डेफिनेशन होती है। हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब यूज्ड विथ द मेन वर्ब टू denote टाइम, मूड और वॉइस। जब हम ऑक्सिलियरी वर्ब्स की बात करते हैं तो अगर हमें मेन वर्ब के साथ किसी और क्रिया की ज़रूरत पड़ रही है और हमें समय बताना है, वॉइस को बताना है, उस मूड को बताना है, तो हम कहते हैं कि उस केस में हमें ऑक्सिलियरी वर्ब की या हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। इसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब भी 3 टाइप के होते हैं, तीनों टेंस में। टेंस भी हम आगे वाली क्लासेस में कवर कर लेंगे जल्द ही। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होता है? तो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है इज़, एम या आर। इसके बाद पास्ट टेंस में यूज़ होता है वॉज या वर। इसके अलावा फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है विल या शैल। तो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है इज़, एम और आर। पास्ट टेंस में यूज़ होता है वॉज या वर। फ्यूचर टेंस में होता है विल या शैल। प्रेजेंट टेंस में जब हम किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, नेम या आई को छोड़ के इन 4 की बात करते हैं, ही, शी, इट या नेम की, तो हम वहाँ पर इज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ बोटिंग, ही इज़ लॉयल, शी इज़ इंटेलिजेंट। तो हम इन सब के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं? इसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे किसी का अगर नाम ले लें, सुरेश इज़ ऑनेस्ट। सुरेश क्या है? ईमानदार है। तो सुरेश क्या है? सुरेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमने इज़ का यूज़ किया। एम का यूज़ करते हैं हम आई के साथ, और आर का यूज़ करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ये तीनों का यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में। तो इज़ का यूज़ होता है ही, शी, इट या नेम के लिए प्रेजेंट टेंस में। एम का यूज़ होता है सिर्फ आई के लिए, और आर का यूज़ होता है यू, वी, दे। इन तीनों के लिए आर का यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में। इसके अलावा पास्ट टेंस की बात करें तो वॉज का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि ये 4 थे, इन्हीं के लिए वॉज का यूज़ होता है, लेकिन पास्ट टेंस में। तो वॉज का यूज़ होता है ही, शी, इट और नेम के लिए, और वर का यूज़ होता है इन सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि यू, वी, दे। हमने प्रेजेंट टेंस में देखा कि आई के लिए एम यूज़ होता था, लेकिन जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो आई के लिए वॉज का यूज़ होता है, तो आई भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। फ्यूचर टेंस की बात करें तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, हम विल और शैल दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ही विल बी बोटिंग, ही विल बी बिजी, राहुल विल बी प्लेइंग फुटबॉल, शीला विल बी स्टडिंग। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं जहां हम इन हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे कई बार हमें डाउट हो जाता है कि अनकाउंटेबल नाउन हमें दिख जाए तो उसके लिए इज़ का या वॉज का या वर का मतलब किसका यूज़ किया जाए। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल सब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि लिक्विड्स में वाटर, मिल्क, हनी, ग्रेन्स में आ जाए राइस, पल्स,
या एयर, यानी कि कोई गैस आ जाए, तो ये सब क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल। तो हमें ये याद रखना है कि अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स को हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करके चलते हैं। इनके लिए हम उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं जिनका यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया करते थे। जैसे कि हम जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हम इज का, एम का, वॉस का या विल का यूज़ करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हम वॉस का, आर का या विल का यूज़ करते हैं। तो अगर हम अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो इनके लिए हमें उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना है जिनका यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए किया करते थे, जैसे कि इज, एम, वॉज या विल, इसका यूज़ करेंगे। तो अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स वाले हेल्पिंग वर्ब्स, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करेंगे जिनका यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया करते थे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि वाटर यहाँ पे इज लगाएंगे या आर, यहाँ पे हम इज का यूज़ करेंगे, तो वाटर इज पोल्यूटेड, पानी जो है वो प्रदूषित है। इसी तरह से अगर हम एयर ले लेते हैं, एयर इज नॉट क्लीन, एयर क्या है? क्लीन नहीं है, तो हमने यहाँ भी इस का यूज़ किया, यहाँ भी इस का यूज़ किया। इसके बाद मिल्क इज इम्प्योर, दूध जो है वो प्योर नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स वाले हेल्पिंग वर्ब्स को ही यूज़ किया है। इसी तरह से अगर हमें हनी की बात करनी है तो हनी इज़ या हनी वॉज लगाएंगे या हनी विल लगाएंगे। राइस के साथ भी यही करेंगे, राइस इज़ या राइस विल या राइस वॉज, यहाँ पे वॉज की जगह वर हो। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हम इज का, एम का, वॉज का या विल का यूज़ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हम वर का, आर का या विल का यूज़ करते हैं। इसी तरह से जब हम अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हम उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं जिनका यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए किया करते हैं। जैसे कि वाटर इज़ पोल्यूटेड, जैसे अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तभी तो हम इज़ लगाते, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वाला, जिसका हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते थे, उसी का हमने यहाँ पे यूज़ किया है इज़ का। या फिर हम वॉज का यूज़ कर सकते थे, और विल तो जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज़ होता है। तो आज के क्लास हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रियजू क्लासेस। राधे राधे, श्री सीताराम।